क्या पढ़ा था, थोड़ा सा एक छोटा सा रिकॉल कर लेते हैं। हम लोगों ने वर्क डन की डेफिनेशन बहुत अच्छे से देख लिया था। वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बट ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इतना आसान नहीं था, क्योंकि फोर्स वर्क डन करा रहा था और जिस डायरेक्शन में फोर्स उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। इसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हुई थी, जिसमें लोगों ने एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म किया था। और हम लोगों ने मैंने आपको बताया था कि अगर कोई एक हाइपोटेनियस है, इस हाइपोटेनियस की कुछ लेंथ है, मान लो ये हाइपोटेनियस है ए बी, तो इस ए बी के एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, है ना। ये कंपोनेंट इस ए बी का क्या होगा, तो हम कहेंगे वो डिपेंड करता है कि आपने एंगल कहाँ से लिया है। तो अगर आपने एंगल यहाँ से लिया है थीटा, तो इस ए बी का कॉस कंपोनेंट यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ तक। तो अगर आप इस लेंथ की बात करो तो आप बोलोगे सर ए बी कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट जो होता है यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाता है ए बी साइन थीटा। ठीक है। अब इसका अगर उल्टा हो, एंगल हम यहाँ से ले लें, तो कॉस वाला कंपोनेंट रहेगा ये और साइन वाला कंपोनेंट रहेगा ये। वही हमने यहाँ पे इसका यूज करना सीखा था। हम लोगों ने ये जब ये पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम क्लास 8th में, और पाइथागोरियन ट्रिपलेट पढ़ा था, तो हम लोगों को ये अंदेशा नहीं था कि ये फिजिक्स में काम में आएगा। बट ऐसी मैथमेटिक्स ऐसी है आपकी, ये सब काम में आते हैं जितने भी टूल्स हैं। अभी मैंने बताया था कि वेरिएबल फोर्स को हैंडल करने के लिए आपके पास जितने टूल्स चाहिए वो है नहीं। ठीक है। वर्क डन के बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था रिगार्डिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क, और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आपसे एनर्जी के बारे में। तो एनर्जी का कुछ बेसिक तो हो चुका है आई थिंक, क्या है एनर्जी, और यूनिट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था एनर्जी की। तो आपने बोला था सर न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर को हम जूल बोलते हैं, और करके जूल लिख देता हूँ। और आप लोगों ने बोला था कि सर फोर्स की यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, न्यूटन मीटर मिलके जूल बना था। और एक जूल जो होता है ये 10⁵ डायन के बराबर होता है। डायन नहीं नहीं, एक न्यूटन होता है एक्चुअली। 1 न्यूटन जो होता है वो 10⁵ डायन के बराबर होता है। और 1 अर्ग जो है, 1 जूल जो होता है वो 10⁷ अर्ग के बराबर होता है। इस टाइप से हम लोगों ने कुछ कुछ डिस्कशन किए थे। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब इसके। हम लोग अब बात करेंगे एनर्जी के बारे में। कुछ बताना चाह रहे हो आप लोग, थोड़ा टू वे कम्युनिकेशन हो तो सही रहेगा। क्या है एनर्जी, कोई बताना चाह रहा है? व्हाट इज एनर्जी? सही बोलो गलत बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट आप बोलोगे तो थोड़ा सा मुझे रहेगा कि आप इंटरेक्ट होना चाह रहे हो। अदरवाइज पढ़ने के तो बहुत सारे सोर्सेज हैं, आप जानते हो आजकल, है ना, इंटरनेट है पूरा का पूरा। एनी वन ऑफ यू? नोबडी? The ability to do work is called energy. यस एग्जैक्टली, द एबिलिटी टू डू वर्क, ये बहुत बेसिक डेफिनेशन है जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एबिलिटी टू डू वर्क। तो वर्क में डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है, ये हमारे समझ में आया। तो हम ऐसे एनर्जी उसको बोलेंगे जो डिस्प्लेस करा सके किसी ऑब्जेक्ट को, एक जगह से दूसरी जगह रख सके, दैट इज कॉल्ड बेसिकली एनर्जी। और थोड़ा इसके डेप्थ में अगर जाए तो अगर किसी चीज में ऐसा है कि वो एक जगह से दूसरे जगह कोई ऑब्जेक्ट को ले जा सकता है, उसको एनर्जी बोलते हैं। जैसे आप मान लो सुबह सुबह थी, बहुत ठंड थी, और आप बिस्तर में बिल्कुल पड़े हुए हो। आपने बोला कि सर हम नहीं काम करेंगे, कुछ चाय नहीं बनाएंगे सुबह, मान लो आपका इच्छा थी चाय पीने की और आपने नहीं बनाया, तो आपके पास एनर्जी नहीं थी कि आप करना नहीं चाह रहे थे, क्या था? एनर्जी नहीं थी क्या? अब में एनर्जी थी, एनर्जी थी क्योंकि आप डिस्प्लेस करा सकते थे ऑब्जेक्ट्स को, आप काम कर सकते थे, आपने किया नहीं, वो अलग बात है। तो कोई ऑब्जेक्ट है वो कर नहीं रहा उस पर्टिकुलर टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पे वर्क, वो अलग बात है, वो कर सकता है अलग बात है। तो जैसे केमिकल एनर्जी है, मान लो पेट्रोल रखा हुआ है, तो वो अभी कर नहीं रहा काम, इट इज नॉट डिस्प्लेसिंग एनीथिंग, बट इट हैज एबिलिटी टू डिस्प्लेस समथिंग। तो कार चलती है हमारी पूरी केमिकल पे। ऐसी बहुत सारे एनर्जीज हैं फॉर्म के, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है,
जियोथर्मल एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है। ठीक है, ये सारी एनर्जीज हैं, और भी बहुत सारी एनर्जी होती है। ठीक है ना, मस्कुलर एनर्जी है, हम लोग जो मसल्स हैं उसकी वजह से जो एनर्जी है, तो ये सारी एनर्जीज हैं। इनसे हमारा वर्क डन पॉसिबल है, मतलब हो सकता है, दैट इज एबिलिटी। अब वो एनर्जी और पावर में क्या डिफरेंस है, ये थोड़ा सा मैं बता दूं। ठीक है, पावर होता है जब हम वो काम करने लगते हैं, जब हम वो काम करने लगते हैं तो एक सेकंड में कितना काम किया, वो कहलाता है पावर। जब हम वो काम करने लगते हैं, जैसे वो केमिकल एनर्जी वर्क डन में कन्वर्ट होने लगे, तो एक सेकंड में वो कितना कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड पावर। ये होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है ना, ये जूल पर सेकंड होता है। जूल पर सेकंड का नाम दिया गया वॉट। जेम्स वॉट थे एक साइंटिस्ट, जिन्होंने स्टीम इंजन बनाया था। पहला इंजन इन्होंने ही बनाया था। ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश साइंटिस्ट क्या बोले, हाँ ठीक है, इंजीनियर थे एक्चुअली। तो इन्होंने ये पहला इंजन बनाया था, स्टीम इंजन। और फिर स्टीम इंजन, फिर एडवांसमेंट होते होते फिर ये सारे इंजन आ गए। डीजल इंजन आ गया, रुडोल्फ डीजल ने बनाया, एटकिंसन ऑटो ने ये जो पेट्रोल से चलने वाले इंजन बनाए। तो ये सारा एडवांसमेंट हुआ, बट उनके नाम पे यूनिट बन गई, जेम्स वॉट के नाम पे पावर। और एक वॉट जो होता है, एक एचपी हॉर्स पावर जो होता है, 1 HP कितना होता है, 746 वॉट के बराबर होता है। ठीक है, एक हॉर्स पावर 746 वॉट के बराबर होता है। पहले एक्चुअली पावर मेजर करने के लिए हॉर्स पावर यूज करते थे, ट्रैक में हॉर्स को माना जाता था कि अच्छी पावर होती है, तो इसलिए हॉर्स पावर होता है। तो पावर का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, या कि वर्क डन पर यूनिट टाइम, एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम, यूनिट समय में जो कार्य किया गया है, दैट इज व्हाट पावर। तो ये दो वर्ड्स हमें समझ में आ गए। अब बेसिकली ये जितनी भी एनर्जीज हैं, केमिकल है, सोलर है, विंड है, जियो है, टाइडल है, हम बेसिकली इन सारी एनर्जीज का कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं वर्क डन कराने में, मीन शाफ्ट घुमाने में। शाफ्ट क्या होता है, तो शाफ्ट किसी को पता है क्या होता है? एनी वन ऑफ यू, डू यू नो व्हाट इज शाफ्ट? अनिरुद्ध, हाँ बोलो भाई, जो जानते हो वो बोलो ना, फिर तो हम आगे डिस्कस करें। नहीं सर, नहीं पता, सॉरी। शाफ्ट नहीं पता, ठीक है, नहीं सॉरी नहीं बोलना यार, हमें हमारा काम है बोलना। अब नहीं सर पता, टूल। अब हाँ हाँ ठीक है, टूल टाइप का कुछ लग रहा है। आप लोग जब चक्की गए हो, आटा चक्की, ठीक है, आटा चक्की गए हो ना, तो उसमें मोटर लगी रहती है। मोटर में जो रोटेटिंग एलिमेंट होता है ना, रोटेट करता है, सर्कुलर टाइप को होता है, जो रोटेशन करता है वही शाफ्ट है। अब इस टाइप के एलिमेंट्स आपने बाइक में भी देखे होंगे, जो घूमता रहता है। मोटर जो आपके ऊपर फैन लगा हुआ है, फैन की मोटर घूमती है, वो भी शाफ्ट है। वॉशिंग मशीन का जो पूरा का पूरा अंदर का स्ट्रक्चर घूमता रहता है ना, वो जो घूमने वाला रोटेटिंग मेंबर है, वो माउंटेड होता है, शाफ्ट के ऊपर रखा रहता है। तो जब शाफ्ट घूमता है तो पूरा, तो शाफ्ट कुछ नहीं है, ऐसे सिलेंड्रिकल रॉड होती है, और वो सिलेंड्रिकल रॉड बहुत तेजी से घूमती है। ठीक है ना, इसको शाफ्ट बोलते हैं। इसका यूज करते हैं पावर ट्रांसमिशन में, पावर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, पावर ट्रांसमिशन में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं शाफ्ट, और कुछ नहीं है। तो शाफ्ट में ये माना जाता है कि जो शाफ्ट में आपको मिली पावर, वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिल गई। मतलब शाफ्ट का घूमना काइनेटिक एनर्जी है, शाफ्ट का घूमना काइनेटिक एनर्जी है। और इस दुनिया में कहीं भी अगर आप शाफ्ट घुमा पा रहे हो, तो आप पावर प्रोड्यूस कर रहे हो, ये माना जाता है, और कर ही रहे हो। कहीं भी अगर शाफ्ट घूम रहा है, उससे आप बिजली बना सकते हो। उस घूमते हुए शाफ्ट को आप डिफरेंट टाइप की एनर्जीज में कन्वर्ट कर सकते हो। आप उस घूमते हुए शाफ्ट से सवारी कर सकते हो, आप मोटरसाइकिल चला सकते हो। वही तो बात है, इंजन में शाफ्ट ही घूमता है बहुत तेजी से, और उस घूमते हुए शाफ्ट को चैन स्प्रॉकेट की मदद से हम लोग पिछले रियर व्हील में ले जाते हैं और बाइक को चलाते हैं। घूमते हुए शाफ्ट से ही आपके लैपटॉप कंप्यूटर में जो फैन लगा रहता है, जो अंदर की हीट को बाहर निकालता है, उसी पर बेस्ड काम करता है। उसी घूमते हुए शाफ्ट से हमारे घर में जो मिक्सर रखा रहता है, वो काम करता है, बहुत तेजी से घूमता है। तो कभी भी इंजीनियर्स जो हैं, या फिर जो भी
इन्वेंटर्स हैं, उनका बड़ा इंटरेस्ट है कि जब एनर्जी की बात करें तो घूमती हुई चीज या फिर चलती हुई चीज की बात करें, कुछ ऐसा हो जाए जिससे चीजें उस पर्टिकुलर दूसरी एनर्जी उस घूमने में या कि चलने में कन्वर्ट हो जाए, है ना। अगर ऐसा हो गया तो हम सफल हो गए, बहुत बड़ा काम हो गया हमारे साथ। इसीलिए इंजन का आविष्कार जब हुआ ना, तो एक बहुत बड़ा हिस्ट्री में चेंज आया। जैसे स्टार्टिंग में जब चेंज आया है, ऑटोमोबाइल सेक्टर ने बहुत बड़ा चेंज कर दिया, आज इंटरनेट सेक्टर ने बिल्कुल चेंज करके रखा है, ठीक है ना। तो इसी तरह हिस्ट्री चेंज होती है जब एक नया आविष्कार होता है। तो अभी ऑटोमोबाइल का दबदबा था कुछ साल पहले तक, आज से 10 15 साल 20 साल पहले तक। अब इस ये जो 21वीं शताब्दी है इंटरनेट की है, ठीक है ना, और आईटी की है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है। तो ये जबरदस्त चेंज ला रहा है, वो पुराना हो चुका, हम ऑटोमोबाइल को नॉर्मल मानने लगे, ठीक है। अगली अब क्या होगी, तो अगली होगी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स की होगी अगली जो क्रांति होगी। चल ही रही है एक्चुअली, वो कुछ अलग नहीं है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे शाफ्ट का मतलब समझ में आया। अब शाफ्ट के पास एक होती है काइनेटिक एनर्जी। तो हमारा इंटरेस्ट आया अब एनर्जी में, है ना। तो हम बात करेंगे थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इनके बारे में, है ना। तो एनर्जी के एक फॉर्म होते हैं, फॉर्म ऑफ एनर्जी, ENERGY। एनर्जी का एक फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी वही है, पोजीशन और मोशन की वजह से जब एनर्जी होती है मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी होती है एनर्जी ड्यू टू पोजीशन एंड मोशन, पोजीशन एंड मोशन of any object is called mechanical energy, मैकेनिकल एनर्जी एमई। और यहाँ से पूरी एक ब्रांच बन गई मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है ना, जिसने इतिहास में तहलका मचा के रखा था एक समय, आज भी है। अब वो मैकेनिकल पूरा पूरा कन्वर्ट हो रहा है ऑटोमेशन में। तो नई ब्रांच बन रही है मैकाट्रॉनिक्स, मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज की डेट में जो लोग मैकेनिकल में काम करते हैं, उनमें बहुत जरूरी होता है कि वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी काम करें, अदरवाइज वो कंबाइन नहीं कर पाएंगे। हर चीज ऑटोमेशन में जा रही है। तो केवल आप अगर मैकेनिकल में रह गए तो आपका वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए आज की डेट में मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स जा रही हैं चीजें, इसको बोलते हैं मैकाट्रॉनिक्स, ठीक है। अभी इससे पहले इसमें केवल एमटेक होता था, पीएचडी में लोग जाते थे, अब इससे भी टेक भी होने लगा है कुछ पर्टिकुलर संस्थान में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मैकेनिकल एनर्जी में हमारे दो टाइप की एनर्जी है, एक कहलाती है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो ये होता है एनर्जी ड्यू टू मोशन, एनर्जी ड्यू टू मोशन। और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी ये होता है इट इज ड्यू टू पोजीशन, इट इज ड्यू टू पोजीशन। किसकी, आप कहोगे किसी भी मास की, किसी भी ऑब्जेक्ट की। अगर मास जीरो है तो ये दोनों एनर्जीज जीरो हो जाएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर मास जीरो है तो ये दो एनर्जी नहीं रहेंगी, मतलब ये इसमें मास होना जरूरी है ऑब्जेक्ट के पास, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, पहले काइनेटिक एनर्जी फिर पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। किसी को कोई डाउट हो अगर पूछ सकते हो आप लोग। आप लोग रिप्लाई नहीं करते हो, ऐसा अनमन अनमन होके जबरदस्ती घर वालों ने बैठा दिया है और हम सुन रहे हैं, ऐसे ही है। शशांक, नहीं सर, नहीं है ऐसा। दिव्या, दिव्यराज, हाँ मैं अपने हिसाब से जो सोच रहा हूँ, जरूरी नहीं कि मैं सही हूँ, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग रिप्लाई करो ना तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ऐसा कोई बात नहीं है कि आप गलत बोलोगे, आंसर सही नहीं दोगे, इसका मतलब कुछ बहुत गलत हो जाएगा, है ना। जब हम सीखते हैं तो नहीं जानते चीज़ें, और न जानना अच्छी बात होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। न जानने का नाटक करते रहना ये गलत बात होती है। एजुकेशन तभी होती है जब हम एक्सेप्ट करें हमसे नहीं बनता, ठीक है। अब इसमें काइनेटिक एनर्जी की हम बात करते हैं थोड़ा सा। काइनेटिक मतलब मोशन, यही वर्ड ही है काइनेटिक का। मोशन से कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, मोशन की वजह से एनर्जी कैसे होती है, इसके बारे में अब डिस्कशन होने वाला है हमारा। तो मोशन तो कई टाइप के हैं, हम लोगों ने खुद देखा था, एक रोटेशनल होता है, एक पीरियडिक होता है, एक लीनियर होता है, एक नॉन लीनियर होता है, पता नहीं कितने टाइप के मोशन है।
तो एनर्जी ड्यू टू मोशन में तो बहुत सारे टाइप की एनर्जी आ जाएगी, बहुत टाइप की एनर्जी नहीं आएगी बट बहुत टाइप के फॉर्मूले आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा 9th क्लास है वो स्टिक करता है लीनियर मोशन पे, वन डायमेंशनल मोशन पे। तो वन डायमेंशनल मोशन का मतलब है कि यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट चला और यहाँ तक गया, हमारा ऑब्जर्वेशन यहाँ से चालू हुआ t इक्वल्स टू 0 से, और t इक्वल्स टू कुछ सेकंड है, मान लो t ही सेकंड है, इतने समय तक आपने ऑब्जर्व किया किसी ऑब्जेक्ट का। स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी u थी, फाइनली इसकी वेलोसिटी हो गई v। वेलोसिटी बदली क्यों? आपने कहा सर फोर्स लगा होगा, ऑफ कोर्स है, फोर्स लगाने से ही वेलोसिटी बदलती है। अगर वेलोसिटी ना बदले, मान लो u इधर है, u भी इधर है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स 0 थे, मतलब अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं थे। मेरे वर्ड्स को बहुत गौर से सुनना, मैं नेट फोर्सेस की बात कर रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा मैं कि फोर्स 0 है। हाँ, फोर्स हो सकते हैं बट नेट फोर्स 0 है। फिर से मेरी बात को सुनो, अगर आपको समझ में नहीं आया है आप रिप्लाई करोगे ना, तो ये जो मैं बार बार समझाने का काम करता हूँ, कई बार नहीं करूंगा, कई बार लेक्चर इसलिए बोरिंग हो जाता है पूरा, क्योंकि टीचर एक बात को 5 बार बताता है। ठीक है, मैं भी लेक्चर सुनता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, तो मुझे बोरिंग लगता है वो लेक्चर जिसमें एक ही बात को 3 बार 4 बार 5 बार फालतू की ऑफ द ट्रैक बातें करता है टीचर। तो वो इसलिए होता है मेरे साथ क्योंकि आपका रिप्लाई प्रॉपर नहीं आता। अगर आपका रिप्लाई आने लगे, मैं समझ जाऊंगा भाई ये बात एक बार में बच्चे को समझ में आ गई है, आगे बढ़ा जाए। अगर बात नहीं समझ में आई है तो फिर मेरा पर्पज रहता है फिर से बता के उसको समझाया जाए। ठीक है, तो मैं फिर से बता रहा हूं कि अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इस पे नेट अनबैलेंस्ड फोर्स 0 है। अनबैलेंस्ड का मतलब एक्स एक्सिस में नेट फोर्स, वाई एक्सिस में नेट फोर्स 0 है। तो ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक सेम वेलोसिटी के साथ जाएगा, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होगा। वेलोसिटी अगर सेम है तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होगा। बट अगर इसमें कोई अनबैलेंस्ड फोर्स है, किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में अगर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स है इस डायरेक्शन में, इसका मतलब है कि दिस ऑब्जेक्ट वेलोसिटी इज गोइंग टू बी चेंज्ड, ये आगे चल के वेलोसिटी चेंज होगी। तो इस केस में क्या मान रहा हूं कि इनिशियल वेलोसिटी है u मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी है v मीटर पर सेकेंड, और जब मैंने ऑब्जर्व किया तो इसने s डिस्प्लेसमेंट ले लिया था। ठीक है, अब क्या हुआ, जब वेलोसिटी हुई चेंज, डिस्प्लेसमेंट हुआ s, तो हमने कहा अनबैलेंस्ड फोर्स आया। और जब अनबैलेंस्ड फोर्स आया इसका मतलब वर्क डन हुआ। वर्क डन केवल अनबैलेंस्ड फोर्स ही कराता है, ये हमेशा याद रखना। तो अनबैलेंस्ड फोर्स अगर ना होता तो सीधे बोल देते वर्क डन 0, अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं, वर्क डन 0। तो बॉडी एक जगह से दूसरी जगह क्यों गई, आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट तो हुआ, किसने डिस्प्लेसमेंट कराया? आप क्वेश्चन ये कहोगे ना कि सर एक जगह से दूसरी जगह तो बॉडी गई, डिस्प्लेस किसने कराया? हमने कहा कि वहां फोर्स ने ना। डिस्प्लेसमेंट नहीं, फोर्स ने नहीं कराया। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सारी बातें टाइम कंज्यूमिंग होती है बच्चों, पर मैं ट्राई करूंगा कि ऑनलाइन ही में मैं आपको बताऊं। जैसे ऑब्जेक्ट है, आपने इस पे फोर्स लगाया इधर की ओर 10 न्यूटन का, और ये ऑब्जेक्ट धीरे 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 करके और यहां से यहां आ गया। अभी केवल इसमें एक ही फोर्स लग रहा है, इसको फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं, एफ बी डी। एफ बी डी का मतलब होता है सारे फोर्सेस का एक डायग्राम में दिखा देना, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी कहलाती है। तो अभी एफबीडी में केवल एक फोर्स दिखा रहा हूं, मतलब इसमें केवल एक फोर्स लग रहा है, वेट नीचे की ओर लग रहा है बट उसको मैंने दिखाया नहीं है, तो इसको मान लो कि मासलेस है, तभी वेट नीचे की ओर नहीं दिखाया है। तो यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्ट, मान लो यहाँ से और यहाँ तक आने में लगा 2 मीटर। अभी वर्क डन हुआ है, किस फोर्स ने कराया? इस फोर्स ने, इस फोर्स ने वर्क डन कराया। बट मान लो कि एक कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसमें लग रहा था 10 न्यूटन का इधर फोर्स, और इधर की ओर भी लग रहा था 10 न्यूटन का। ठीक है, और ये बॉडी की अभी इस स्टेज में जब आपने टाइम बराबर 0 पे ऑब्जर्व करना चालू किया, तो इसकी जो वेलोसिटी थी u बराबर थी मान लो 5 मीटर पर सेकेंड, ये दौड़ा जा रहा था ऑब्जेक्ट। तो अभी इसमें अनबैलेंस्ड फोर्स 0 है, अनबैलेंस्ड फोर्स ये है 0, देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स। तो चल रहा है ये ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो 5 मीटर पर सेकंड से अगर जा रहा है, अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है, तो ये बच्चों हमेशा 5 मीटर पर सेकंड से ही चलता रहेगा। अगर नेट फोर्स 0 है तो या तो बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वैसे ही रहेगी, अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वैसे ही रहेगी। कभी भी उसका स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन डिस्टर्ब नहीं होगा अगर अनबैलेंस्ड फोर्स 0 है। इस केस में
तुम्हें लग रहा है कि आगे चल के लगेगा कि धीरे धीरे रुक जाएगा, बट कोई एयर का रेजिस्टेंस नहीं है, अगर कोई किसी तरह का और अदर फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे नहीं लग रहा, केवल 10 न्यूटन इधर लग रहा है और 10 न्यूटन इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स बॉडी में जीरो होंगे। और जब नेट फोर्स जीरो होगा तो वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा। कितने भी टाइम के बाद देखो, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, डायरेक्शन तो ऑफ मोशन फ्रिक्शन यही रहेगा। सॉरी, फ्रिक्शन नेग्लेक्ट किया है हमने। अगर फ्रिक्शन होता तो इस एफबीडी में मुझे उसे शो करना पड़ता, और वो फोर्स फ्रिक्शन इसको वेलोसिटी को डिम करने का, धीरे करने का ट्राई करता। तो जब मैं फ्री बॉडी बनाऊं तो उसमें समझ जाना कि सारे फोर्स दिखा दिए गए हैं, और जो फोर्स नहीं दिखाए गए हैं वो फोर्स नेग्लेक्ट किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बॉडी है, इधर से इधर गई, कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब इसमें तो कहोगे सर वर्क डन निकाल के हमें बताइए। हमने कहा दो फोर्स हैं, पहला फोर्स ये, दूसरा फोर्स ये। पहले फोर्स की वजह से वर्क डन, बहुत अच्छे से सुनना, यहां से डिस्प्लेस हुआ 2 मीटर मान लो एग्जांपल के लिए। तो आप बोलोगे सर जिस डायरेक्शन में फोर्स उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, और दोनों पैरेलल लग रहे हैं तो दोनों के बीच एंगल जीरो होगा, और सीधे सीधे फोर्स का प्रोडक्ट कर सकते हैं। ये बात याद है, पिछली क्लास में हमने बताया था। तो इस 10 न्यूटन F1 की वजह से जो वर्क डन होगा वो होगा 10 इंटू 2, और ये प्लस होगा क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स बोथ आर सेम डायरेक्शन। अगर F2 की वजह से वर्क डन देखो, मतलब इस 10 न्यूटन की वजह से, तो आप बोलोगे सर ये अपोजिट लग रहा है, तो माइनस वर्क होगा, -10 इंटू 2, -10 इंटू 2, तो आप बोलोगे सर -20 होगा। नेट वर्क डन कितना होगा? आप बोलोगे सर जीरो, देयर इज नो वर्क डन। ये डिस्प्लेस क्यों हुआ? फोर्स ने वो डिस्प्लेस नहीं कराया, इसकी जो अभी की काइनेटिक एनर्जी है ना, यही इसको डिस्प्लेस करा रही है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी डिस्प्लेस करा रही है, इसको इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया मतलब होता है अनविलिंगनेस टू चेंज, परिवर्तित ना होने की इच्छा। और ये सब में होता है, ये इन बॉडीज में है, हमारी पर्सनल लाइफ में भी है इनर्शिया। हम जैसे हैं वैसे से जब चेंज हो कोई लाता है तो हम उसका विरोध करते हैं, इंटरनली भी कई बार विरोध होता है। आप 10 बजे रोज उठते हो, अगर आपको कहा जाए 6 बजे उठना है कल, अनविलिंगनेस टू चेंज। अगर आप सुबह 5 बजे उठ जाते हो रोज, मान लो पिछले 2 साल से, अचानक से बोला जाए कल 8 बजे उठना उठना है, अनविलिंगनेस टू चेंज, लगेगा यार बहुत गड़बड़ हो रही है। ऐसे ही हर चीज में होता है। आप रोज पढ़ते हो मान लो आधा घंटा, अचानक से अगले दिन बोला जाए कि 2 घंटे पढ़ना है, अनविलिंगनेस टू चेंज, माइंड नहीं एक्सेप्ट करेगा। इसीलिए आपको एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है, नेट रिजल्टेंट फोर्स की जरूरत पड़ती है, अनबैलेंस्ड फोर्स की जरूरत पड़ती है। और ये अनबैलेंस्ड फोर्स एफर्ट कहलाता है। हमारी लाइफ में इसको एफर्ट बोलते हैं, यहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्स की वैल्यू बोलते हैं, ठीक है ना। तभी वेलोसिटी चेंज होती है, काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है। कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा मेरा जो मैं आइडिया दे रहा हूँ आपको। यस सर आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अनबैलेंस्ड फोर्स अगर जीरो है तो नेट वर्क डन कितना होगा? जीरो होगा। फिलहाल अभी जब मैं ये वाला कर रहा था, थोड़ा सा मैं कुछ चीजें आपको बताना चाह रहा हूँ। तो इस केस में मैं क्या मान रहा हूँ, फिलहाल जो ऊपर वाला केस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें मैं मान रहा हूँ कि टाइम जीरो हमने जब देखना चालू किया, टाइम जीरो मतलब हमने जब देखना चालू किया तो जीरो वेलोसिटी इसकी थी यू मीटर पर सेकंड, कुछ समय के बाद इसकी वी मीटर पर सेकंड आ गई, और इस दौरान मान लो जो एक्सेलरेशन था वो ए था, ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कहीं भी तुम्हें दिख जाए समझ जाना फोर्स है। एक्सेलरेशन कहीं भी दिख जाए समझ जाना फोर्स है। धुआं कहीं भी दिख जाए समझ जाना आग है। एक्सेलरेशन कहीं भी दिख जाए जान जाना फोर्स है। ठीक है, और कौन सा फोर्स? अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स, एक्सेलरेशन कहीं भी दिख जाए समझ जाना अनबैलेंस्ड फोर्स है। ठीक है, कहीं फोर्स दिख जाए तो मत समझ जाना कि एक्सेलरेशन होगा। जैसे ये वाला केस, यहाँ तुम्हें फोर्स दिख रहा है, फोर्स दिख रहा है, बट एक्सेलरेशन नहीं है ऑब्जेक्ट में, ध्यान देना। अनबैलेंस्ड फोर्स जीरो है, इसलिए एक्सेलरेशन नहीं है। अगर अनबैलेंस्ड फोर्स नॉन जीरो होता तो एक्सेलरेशन होना पड़ता। न्यूटन ने यही बोला था, न्यूटन सेकंड लॉ यही है। अनबैलेंस्ड फोर्स जीरो मतलब एक्सेलरेशन जीरो, भले उसमें फोर्स हो, एक नहीं हजार फोर्स हो, बट सारे फोर्सेस ने मिलकर एक दूसरे को कैंसिल कर दिया है। देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी विच इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अनबैलेंस्ड फोर्स जीरो मतलब एक्सेलरेशन जीरो, अनबैलेंस्ड फोर्स है मतलब एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम लोगों को इक्वेशन ऑफ मोशन पता है, हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन यही था कि जब भी कभी किसी ऑब्जेक्ट में अनबैलेंस्ड फोर्स होगा
तो उसमें एक्सेलरेशन होगा, और जब एक्सेलरेशन कैसा हो, कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट। तो जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो तीन इक्वेशन वैलिड होंगी, ए बराबर सी अगर है, एक होता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, बहुत बोरिंग चीज हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सुनते चलो, कई बार कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाती है जो हम लोगों को नहीं पता होती। तो ये तीन इक्वेशंस हैं, इन तीनों इक्वेशंस को थोड़ा सा यूज करना है, यहाँ पे देखने हैं क्या यूज हो सकता है। ये थर्ड इक्वेशन है, थोड़ा देखो क्या ये इक्वेशन लग सकती है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, हाँ लग सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एज्यूम कर रहे हैं हम लोग, वेलोसिटी चेंज हो रही है टी टाइम पे और एस डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब ये इक्वेशन लग सकती है। इस इक्वेशन को लगा के देखते हैं, तो 2as की वैल्यू हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी के स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर, और यहाँ पे अगर मैं एक काम करूं, क्या काम करूं, मास का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दूं, जो ये ऑब्जेक्ट है इसका कुछ मास ले लेते हैं m। अभी जब आप लोग पढ़ रहे थे, जब इक्वेशन ऑफ मोशन, बहुत गौर से ऑब्जर्व करना है इस बात को मेरे, जब इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोग पढ़ रहे थे तो मास नहीं ले रहे थे ऑब्जेक्ट का, हमें मास से कोई लेना देना नहीं था, इसको बोलते हैं बेटा काइनामेटिक्स। काइनेमेटिक्स में मास का कंसिडरेशन नहीं करते हैं, हमें उसके मास से कोई लेना देना नहीं है। पर जैसे ही हम डायनेमिक्स में एंटर करते हैं, डायनेमिक्स में हम जैसे एंटर करते हैं तो उसके मास ऑफ ऑब्जेक्ट से इंटरेस्ट हमारा रहता है, हमें उसके मास को लेना पड़ता है, क्योंकि डायनेमिक्स में फोर्स आ जाता है। जब तक हम इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर रहे थे तो फोर्स की बात नहीं कर रहे थे, जैसे ही हम फोर्स की बात करेंगे तो उसी इक्वेशन में हमने मास को इंट्रोड्यूस करा दिया। ये बात क्लियर हुई। अब देखो यहाँ पे हमने मास को इंट्रोड्यूस कराया, दोनों इक्वेशन के दोनों तरफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट को मल्टीप्लाई करा दिया, 2 इंटू एम ए इंटू एस, और इस 2 को डिवाइड करा दे सबसे बेहतर होगा, 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और ये एम इंटू ए ये कहलाता है फोर्स, एफ इंटू एस हो जाएगा बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो तो ये होता है वर्क डन, वर्क डन। और ये फोर्स बच्चों बहुत अच्छे से ध्यान देना, ये अनबैलेंस्ड फोर्स है, अनबैलेंस्ड फोर्स, ये अनबैलेंस्ड फोर्स है। अगर ये अनबैलेंस्ड फोर्स जीरो होगा तो ये वर्क डन जीरो होगा, अनबैलेंस्ड फोर्स है तभी ये एक्सेलरेशन है। तो फोर्स हमेशा ध्यान देना, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, फोर्स मतलब वो किसी को भी फोर्स मान लेते हैं, अनबैलेंस्ड हमें देखना है बस। बैलेंस्ड फोर्स फोर्स में लिखा ही नहीं जाएगा, मतलब इस वाली इक्वेशन में बैलेंस्ड फोर्स को मत लिख देना, हमेशा अनबैलेंस्ड फोर्स लिखना है। तो अनबैलेंस्ड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू दिस अनबैलेंस्ड फोर्स। कैसे पता चलेगा अनबैलेंस्ड फोर्स है, एक्सेलरेशन बताएगा। एक्सेलरेशन इज द क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है, आउटपुट ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। अगर धुआं दिख रहा है तो आग होगी, इस टाइप से, धुआं यहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्स है, सॉरी धुआं यहाँ पे एक्सेलरेशन है, और अनबैलेंस्ड फोर्स यहाँ पे आग है। भले तुम्हें आग ना दिखे, दूर से धुआं ही दिख रहा हो, धुआं मतलब एक्सेलरेशन, समझ जाना अनबैलेंस्ड फोर्स है। खैर यहाँ पे वर्क डन है 1/2 एम वी स्क्वायर, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, इसी को काइनेटिक एनर्जी बोला गया, के ई फाइनल के ई माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर जो है इसको बोलते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये कायदे से देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इट इज वर्क डन। इसको बच्चों बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, जब भी कहीं अनबैलेंस्ड फोर्स होगा, आप कंफ्यूजन को मेरे बहुत अच्छे से ध्यान देना, जब भी कहीं अनबैलेंस्ड फोर्स होगा, नहीं और थोड़ा एक स्टेप पहले चलते हैं, जब भी कहीं एक्सेलरेशन होगा वहां अनबैलेंस्ड फोर्स जरूर होगा, जब भी अनबैलेंस्ड फोर्स होगा तो वहां वर्क डन जरूर होगा, और जब भी वर्क डन कहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी जरूर चेंज होगी। दूसरे तरीके से काइनेटिक एनर्जी अगर चेंज हुई है किसी ऑब्जेक्ट तो उसमें वर्क डन जरूर हुआ होगा, अगर वर्क डन उसमें हो रहा है तो अनबैलेंस्ड फोर्स जरूर होंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स अगर है तो एक्सेलरेशन जरूर होगा। अब बात करते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट फोर्स की। अभी कुछ पिछले क्लास में हमने शायद बताया था कि एक होता है कौन सा फोर्स, कांस्टेंट फोर्स, एक वेरिएबल फोर्स।
बेटा अगर ये अनबैलेंस्ड फोर्स कांस्टेंट नेचर का है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। अगर ये अनबैलेंस्ड फोर्स वेरिएबल नेचर का है तो वेरिएबल नेचर का क्या होगा, एक्सेलरेशन। तो यहां भी सब वेरिएबल हो जाएगा। फिलहाल हम लोग बहुत आसान चीजें पढ़ रहे हैं कांस्टेंट के लिए। इतना आपको क्लियर आई होप हो गया होगा। ठीक है, जी सर। ओके। कल हमारा टारगेट रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत सारे। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप बढ़िया रिवाइज कर लो ये सारी चीजें, और जिसके पास कोई भी किसी भी वैरायटी का कुछ भी क्वेश्चन हो आप मुझसे अगली क्लास में पूछेंगे। क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में बहुत सारे सॉल्व करने वाले हैं, और उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों को पढ़ना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ना है अगली क्लास में। देखो पहली चीज पढ़ाऊंगा मैं पहले तो न्यूमेरिकल होंगे बहुत सारे। न्यूमेरिकल के बाद जो अगली क्लास होगी उसमें मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाऊंगा, एमजीएच। तीसरी बात फिर मैं आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ाऊंगा। और फिर आपको चौथी चीज पावर आपको पढ़ाना है अच्छे से भी। पावर की डेफिनेशन हालांकि आज मैंने बता दिया है। आई थिंक इतना ही बचा है, कुछ एक दो टॉपिक और बचे होंगे तो हो जाएंगे, और इन सभी को कंप्लीट करने में मुश्किल से मुझे 4 लेक्चर्स लगेंगे। तो अगले हफ्ते में ये पूरा हो जाएगा सिलेबस, और फिर आपके डिमांड के हिसाब से जो क्वेश्चन रहेंगे उनको हम लोग सॉल्व करेंगे और रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू मे आस्क राइट नाउ, अदरवाइज वी विल क्लोज द क्लास। Okay, so goodbye to all of you.